वकील काला कोट पहनने वाला वो इंसान जो बड़े गौर से आपकी बात सुनता है और आपकी परेशानियों का हल ढूंढता है। आप जब किसी वकील को देखते हैं तो आपको लगता होगा इनका ज्यादातर समय या तो लाइब्रेरी में या फिर कानून की किताबें पढ़ने में बीतता होगा। लेकिन आज जो वकील हमारे बीच मौजूद हैं उनका अंदाज कुछ अलग है। आमतौर पर कोई अपनी परेशानी लेकर आता है तो कानून के दांवपेच की बातें सोचकर तनाव के भंवर में फंसता चला जाता है, लेकिन इनका मजाकिया अंदाज और बात करने का तरीका ऐसा रहता है कि ये उस माहौल को तनाव मुक्त बनाकर पूरे माहौल को हल्का कर देते हैं। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि इनकी रुचि कानून की किताबों के साथ साथ योगा, म्यूजिक, मार्शल आर्ट और लेखन में भी है। और ये एक बेहतरीन वकील तो हैं ही, साथ ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एडवोकेट सार्थक श्रीवास्तव जी से। सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ रचना श्रीवास्तव और आज के हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एडवोकेट सार्थक श्रीवास्तव जी से। आइए इनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दें। 8 years एक्सपीरियंस इन सिविल प्रॉपर्टी लॉ इन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ एमपी, expert in civil matters, mediation and out of court settlement, स्पेशलाइजेशन इन काउंसलिंग इन मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स। तो आइए कानून की और बारीकियां जानते हैं सार्थक श्रीवास्तव जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्ते। स्टूडियो में जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि एडवोकेसी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? एक्चुअली रुझान तो नहीं था जी। लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि मेरा कहीं पे ऐसा रुझान नहीं था। मैं एम अ थर्ड जनरेशन लॉयर। ओके। मेरे दादाजी भी लॉयर थे, पिताजी लॉयर हैं। और मेरे को बस ये था कि मतलब जो एक एप्टीट्यूड होता है इस प्रोफेशन में, जी। वो एप्टीट्यूड मेरे में था। बट वो चीज़ मतलब मुझे नहीं पता थी, मम्मी पापा को आइडिया था या जो भी था। और मैं कभी ऐसा डिसिसिव नहीं था कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। जी। तो बस ऐसा हुआ मेरे साथ। यानी फैमिली शुरू से आप हाँ, हाँ, मतलब अगर ये नहीं तो मेरे को ऐसा भी नहीं था कि मेरे कुछ प्लान्स हैं। ओके। दैट्स ऑल ओके। ओनली। तो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हाँ हूँ। जी। सबसे पहला सवाल ये कि किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के पहले क्या क्या देखना चाहिए ताकि फ्रॉड से बचा जा सके? ये अपने आप में ही बहुत बड़ा इसका आंसर होगा, पर मैं जितना हो सकता है जी एक बिल्कुल। सरल भाषा में अगर दूँ, तो ये अक्सर लोगों को नहीं पता रहता है कि हमारे कानून में मतलब जैसे जो सेक्शन 90 एविडेंस एक्ट का एक रिक्वायरमेंट है, सबसे बेस्ट है कि आप टाइटल ही देखें। और कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले, जो यहाँ पे आई वुड से 90+% लोगों को नहीं पता ये चीज़, बिल्कुल। कि आप टाइट पिछले 30 साल का रिकॉर्ड देखना अनिवार्य रहता है। अक्सर जो लोग रहते हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से जब देखते हैं किसी का नाम चढ़ा है और कुछ है, तो वो 1-2 पीछे का वो देखेंगे और उसमें संतुष्ट होकर वो ले लेते हैं। जी। जबकि बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि ये जो चीज़ है, आपकी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंट्री डज नॉट कन्फर द टाइटल। मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम चेंज कराने के लिए उन लोग जो आप उनके सामने जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हो, वो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं वो देखते हैं और उस बेसिस पे आपका नाम चेंज हो जाता है। तो दिस इज एन अनफॉर्चुनेट सिनेरियो, बट ये अपने यहाँ होता है। जी। तो आपने प्रॉपर्टी के नाम पे म्यूटेशन आपने देख लिया किसी और जिसके नाम पे है और उससे संतुष्ट हो गए, ये चीज़ गलत है। अक्सर इसी कारण से अधिकतर लोग, पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों या कहीं के भी हों, अधिकतर इसी कारण से फंसते हैं। आपको उस प्रॉपर्टी का टाइटल देखना रहता है कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से क्लियर है कि नहीं, और उस सब के प्रावधान है। 30 इयर्स का रिकॉर्ड, आप सर्च रिपोर्ट भी किसी एडवोकेट से करा सकते हैं। जी। एक आवेदन, आप बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको टाइटल देखना रहता है, नाम एंट्री नहीं देखनी रहती है। ओके। सबसे बड़ी बात ये है। बस उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी इलीगली अपने नाम करवा लेते हैं, तो इससे कैसे रोका जा सकता है और उसके लिए क्या कानून है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इसको रोका तो नहीं जा सकता है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड जैसे मैंने अभी बताया कि आपका जो करंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, चाहे वो वसीयत हो, जी। चाहे वो कुछ और हो, तो उसके बेसिस पे आप प्रेजेंट करोगे और उन लोग जो है नाम बदल देते हैं। जी। अब उन लोग अपने तरफ से ड्यू डिलिजेंस उनके हिसाब से इतनी है, वो करके नाम चेंज कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी में जब कोई नाम चेंज हो गया और उस पे कुछ कब्ज़ा हो रहा है या ऐसा कुछ, मतलब आपको, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आपको टाइम टू टाइम, आजकल तो ऑनलाइन भी आ गया, आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि भाई सब सही चल रहा है कि नहीं। कोई चेंज अगर करा है, अच्छा, और ऐसा नहीं, कोई आपको पेपर आप चेक करते रहिए।
है ना? क्योंकि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि जब कोई प्रॉपर्टी में कोई खरीदता है, कोई कुछ वो करता है, तो एक आम सूचना जनरली लोग निकालते हैं, जी, जी। है ना? तो इस तरीके से आप थोड़ा सतर्क रहें, ये चीज़ है। बाकी अगर कोई चेंज कर देता है, तो आप एक नॉर्मली केस उस पे दायर करके डिक्लेरेशन का सिविल सूट दायर करके जी, आप उसको वापस से हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा भी और क्या अ, सावधानियाँ रखनी चाहिए अगर कोई ज़मीन खरीदते हैं कि आगे चलकर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना आए? ज़मीन देखिए, ज़मीन खरीदते वक़्त तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जैसे मैंने बताया, आप उसका टाइटल देखिए। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड के उससे संतुष्ट मत होइए, आप टाइटल जी, देखिए जी, कि और वो पिछले 30 साल का अगर आप देखते हैं, तो लॉ के रिक्वायरमेंट पिछले 30 साल से अगर आप टैली करते हैं और वो जी, चीज़ अगर सही है, तो फिर वो सही माना जाएगा। वो प्रिज़म्पशन जो है तो अपने फ़ेवर में एक्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2 कि भई वो मतलब कोई कैंट बोर्ड की तो ज़मीन नहीं है, अगर आपको फ्री आपको चाहिए, आपको फ्री होल्ड चाहिए उसमें, जी, या पट्टे पे तो नहीं है। आपको कभी बहुत सारी ज़मीनें ऐसी होती हैं जो आपको ओनरशिप नहीं मिल सकती, आपको पट्टे पे मिल सकती है। जी, जी, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ईज़िली जब आप कोई भी ज़मीन के बारे में पता करते हैं, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आप ये सब पता कर सकते हैं, है ना? जो आपको ज़मीन के बारे में पता करना है, वो आपको कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी मतलब यहाँ से रेवेन्यू रिकॉर्ड से पता चल जाता है, और जो स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है, वो आपको अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके अंदर है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पता चल जाएगा, और अगर जेडी है, तो वो तमाम तो ये आपको आप वहाँ से इंक्वायर बहुत ईज़िली कर सकते हैं। जी। ये तो हो गई प्रॉपर्टी की बात। कई बारी देखने में आता है कि किराएदार सालों-साल मकान खाली नहीं करते। उसके लिए हुँ। कानून में क्या प्रावधान है? देखिए, उसके लिए 2 हैं, अपने एमपी में स्पेशली। अपने एमपी में जो किराएदार और मकान मालिक के जो लॉज़ गवर्न होते हैं, वो एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से होते हैं। जी, इस पे 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक आम जो जनता, जैसे हम आप जैसे लोग, जिनके लिए एक सेक्शन 12 में आप एक सिविल सूट दायर कर सकते हैं फॉर वेकेटिंग, और कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कि एक विडोड महिला हो गई, सिविल सर्वेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, रिटायर्ड, या कोई हैंडीकैप, तो उनके स्पीडी प्रोसीडिंग्स के लिए वो एक 23 जे में कवर होते हैं, ये एमपी ओके। अकोमोडेशन एक्ट में। जी, तो उनके लिए रेंट कंट्रोल अथॉरिटी एक अलग से, एक जैसे आप समझ लो ट्रिब्यूनल बना है, जो जनरली एसडीएम रहता है, वो रेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर रहता है, उनके यहाँ केस दायर होते हैं। और इसमें जो है कि अपना जो कानून है, वो बहुत अच्छे से अपन दोनों को गार्ड करके चलता है अपना कानून। क्योंकि अगर किराएदार जेन्युइनली, अगर आप मकान मालिक हैं और आप दबंगाई से हटा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी अपना कानून गार्ड करता है। जी। तो इसमें तमाम कंडीशंस हैं कि जैसे आपको नोटिस देना पड़ेगा हुँ, हुँ, 2 हुँ। महीने पहले का, आपका जेन्युइन नीड होनी चाहिए। अच्छा, 2 प्रॉपर्टी का टाइप पे भी डिपेंड करता है, आपको रेज़िडेंशियल पर्पज़ के लिए चाहिए है कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए चाहिए है। और अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी खाली करानी है उससे, तो आपके पास जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। ये कानून इसलिए बना गया है क्योंकि ये अकेले जो टेनेंट है फिर बहुत वीक पड़ जाता था, कि भाई आप कभी भी उसको बोल दो खाली करे, उसका बिजनेस जी, चल रहा है, तो दोनों को सेफगार्ड करने के लिए जी, तो कानून बन गया। लेकिन अब वो दोनों तरफ से, चाहे तो मकान मालिक कभी भारी पड़ जाए या कभी टेनेंट उसका मिसयूज करे, ये तो खैर होता है। जी, लेकिन उसका तरीका ये है कि आपको केस दायर करना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में हैं तो आपका एक सिविल सूट दायर होगा, और अगर आप स्पेशल जो कैटेगरी में हैं तो आपका जी, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में आप केस कर सकते हैं उनके खिलाफ। जी। कानून में देखा गया है कि हमारे यहाँ टाइम बहुत लगता है, कोई भी एक केस के लिए। तो क्या ऐसे कुछ केस हैं या जैसे कि अभी हम किराएदार की बात कर रहे थे, हुँ। इसमें कोई टाइम लिमिट है कि इसके अंदर इसका निराकरण हो देखिए, जाएगा? टाइम लिमिट तो हर कानून में दी रहती है, और कभी-कभी ऑर्डर शीट पे भी, जब ऑर्डर शीट मतलब जब कोर्ट के भी कुछ डिस्कशन होता है उसमें कि जी, इतने महीने के अंदर इसका निपटारा जी, करना है। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि जी, सबसे बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन और अधिकारियों की कमी, जो पर पर्सन अगर वो 1000 केस भी डील कर रहे हैं। जी, और अपने इंडियन कानून में क्या है, हर चीज़ स्टेज वाइज़ चलती है। जी, स्टेज वाइज़ मतलब आप केस दायर करेंगे, ठीक है? उसमें वो रजिस्टर होगा, उसके बाद सामने वाले को उसका नोटिस जाएगा, नोटिस जाने के बाद वो अपना जवाब देने पेश होगा, और इसके बीच में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी होती हैं। जी, जी, तो वो एप्लीकेशन सामने वाला कुछ करेगा, तो अपन को जवाब देने का अधिकार है, अपन कुछ पेश करेंगे तो उसको जवाब देने का अधिकार है। जी, जिस दिन जवाब पेश होता है, उसके अगले दिन उस पे अगली डेट आर्गुमेंट के लिए तय होती है, जनरली डेट हफ्ते भर बाद की। तो मेन मतलब क्या है, पॉपुलेशन इज़ द इश्यू, और उस चक्कर में थोड़ा-सा डिले तो होता है, बिकॉज़ जितना भी जल्दी करें वो एकदम, जैसे आप विदेशों में सुनते हैं कि तमाम देश में 1 दिन के अंदर ये मैटर सॉल्व हो जाता है, 1 जी, हफ्ते के अंदर। जी, वो फेयरली अपने कंट्री में बहुत मुश्किल है पॉसिबल होना, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। बट
यही है, मतलब जितना हो सकता है, अगर बहुत जब लंबी डेट होती तो हम वकील लोग अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगा देते हैं, कुछ अर्जेंसी दिखाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, बट हाँ, समय तो लग ही जाता है। लगता है, और कई बार इतना लग जाता है कि उस वो जो फैसला आता है उसका कोई मतलब नहीं मतलब नहीं निकल होता पाता है, है कई और बारी। हम लोग का बहुत जी। फेमस सेइंग है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जी, बट बिल्कुल। वो है। मान लीजिए कोई किसी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करता है, तो क्या उसकी कंप्लेंट की जा सकती है? और अगर पुलिस कंप्लेंट फ़ाइल नहीं करती, तो क्या प्रावधान है बिल्कुल, कानून देखिए में? कब्ज़े के खिलाफ जो एक्चुअल रिलीफ है, वो एक सिविल सूट है। जी, परंतु बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर कोई दबंगाई से आगे घुस रहा है, तो उसमें तमाम आईपीसी की धाराएँ भी लगती हैं, ट्रेसपास की और क्रिमिनल इंटिमिडेशन की। और इसके अंतर्गत आप एक पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हैं, जो जी, मौके पे जाके सिचुएशन नियंत्रण कर, अगर कोई मतलब आप कब्ज़ा कर रहा है। जी, मान लीजिए आपके में कोई साइलेंटली कब्ज़ा कर चुका है, और जहाँ तक सिर्फ़ कब्ज़े की बात है, तो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में एक आप धारा 250 की कार्यवाही भी कर सकते हैं, ओके। है ना? कि और उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा कि मतलब इतने महीने से हमारा कब्ज़ा था, वो आपको वो दर्शाना पड़ता है। पर ये मतलब कब्ज़े की बात है। जो एक्चुअल रिली और पुलिस में आप अगर करते हैं और पुलिस रजिस्टर नहीं करती है कंप्लेंट, अगर मान लीजिए क्रिमिनल केस बन रहा है, जैसे मैंने बताया कि इस सिचुएशन में सिविल प्रकरण के साथ-साथ क्रिमिनल प्रकरण भी चालू हो जाते हैं। जी, तो इसमें क्या है कि आप कंप्लेन करेंगे और पुलिस अगर नहीं कंप्लेंट लिखती है किसी भी कारणवश, तो आप एक एसपी को लेटर भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपने हमें बता दिया कि किराएदार अगर सालों-साल मकान खाली नहीं करते, तो कानून में क्या प्रावधान है। जी। लेकिन एक सवाल और उठता है कि अगर सालों-साल से, मतलब अगर किसी को 20 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं, तो क्या नियम है? सुनते हैं कि वो अगर 20 साल से रह रहा है, तो वो मकान उसी का हो गया। इस हुँ, पर हुँ। क्या बताएँगे आप? नहीं, नहीं, देखिए इसमें 2 चीज़ें रहती हैं। एक जी, तो अगर आप टेनेंसी एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करा रहे हो, अगर आप रिन्यू करा रहे हो, कभी-कभी वो 3 साल का होता है, अक्सर लोग 11 महीने का करते जी, हैं। जी, तो रिन्यू करा रहे हो तो लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन मेंटेन्ड है। फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 30 साल रहे या 50 साल रहे या जी, 100 साल रहे। जी, रिन्यू जब नहीं होता है और बात ठंडे बस्ते में चली गई कि भई रह जी, रहे हैं, फिर वो ना किराया, मतलब अगर वाइट जैसे आपका बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं और जी। बस वो रह रहे हैं और कोई प्रूफ़ ही नहीं है कि वो किराएदारी से रह रहे हैं। जी, अक्सर ये केस बहुत पुराने मकानों में आता है, जो हाँ, हाँ, हाँ। 20-25 सालों से रह रहे हैं, और और रेंट भी शायद ₹200, 203, हाँ, हाँ। ₹150 इस तरह का रेंट है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 चीज़ें, एक तो अगर किराएदार और लैंडलॉर्ड वाली बात है, जी, तो अगर वो किराएदारी डिनाय करने लगे और अपने पास कोई प्रूफ़ नहीं हो, तब ये सिचुएशन पैदा होने का जी, चांस रहता है। उसका भी जी, मतलब ये सिचुएशन मैं बताता हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। और जी, दूसरा कि आपने किसी आपका कोई लैंडलॉर्ड टेनेंट भी नहीं है, आपकी कोई प्रॉपर्टी में कोई रह रहा है, और यूजुअली जो हमारे लॉ में जो कांसेप्ट है उसको, मतलब उसको कहते हैं एडवर्स पोज़ेशन। ओके, सो एडवर्स पोज़ेशन मतलब कोई इंसान वहाँ पे रह रहा है, वो वहाँ का टैक्स दे रहा है, बिल, मेंटेनेंस सब कर रहा है, और वो 12 साल आपको पता है वो रह रहा है और 12 साल से रह रहा है और आपने कभी कोई कार्यवाही करी नहीं। जी, तो इट इज़ उसके नाम नहीं, उसके इट इज़ प्रिज़्यूम्ड, ओके, मतलब ये माना जाता है, और आपके पास भी कोई टाइटल प्रूफ़ करने को नहीं है, ना उसके पास है, तो प्रिज़म्पशन उसके फ़ेवर में करता है। इट इज़ प्रिज़्यूम्ड टू बी इन एडवर्स पोज़ेशन, तो ये चीज़ उसके फ़ेवर में काम करेगी। जी, तो इसमें ये रहता है कि आप हमेशा अगर आप लैंडलॉर्ड टेनेंट वाला रिलेशन है, तो आप अपना एग्रीमेंट रिन्यू करते रहें, है ना? और इसमें डेट ऑफ नॉलेज से फ़र्क पड़ता है, 12 साल फॉर प्राइवेट पर्सन, 30 साल फॉर गवर्नमेंट। ये जो चीज़ है, ये डेट ऑफ, जैसे कि अगर आपके घर में आप 2 आपके घर हैं, एक में आप रह रहे हैं, एक में बाजू में आपको समझ में आता कोई आके कब्ज़ा कर लिया, जी, और फिर 12-13 साल बाद आप उसके सूट लगाते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन का, या उसको बोल के उसको खाली कराया जाए। जी, तब वो एडवर्स पोज़ेशन वाला फैक्टर तब आएगा कि भई आपको जब सामने आपके आके रह रहा है, सब कर रहा है और आप इतने समय तक चुप रहे आप, तो ये चीज़ होती है। ओके, लेकिन अगर आप ये दर्शा पाएँ कि हमें नॉलेज नहीं था, तो फ्रॉम डेट ऑफ नॉलेज टू 12 ईयर्स, दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ एडवर्स पोज़ेशन, ये ओके। कानून है इसकी बात यानी अगर। बेस्ट तो ये है कि रेंट एग्रीमेंट कराएँ, हाँ, हाँ। और रिन्यू वो ज़्यादा आप, बेटर है। हाँ, आप जी, वायर ट्रांसफर लें और उसको रसीद दें, और अगर आपका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, उसको रिन्यू कराएँ। जी। लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन मेंटेन रखें, तो ये इश्यू कभी नहीं होगा, वो 10 या 50 साल भी रह ले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी, अच्छा ये बताइए कि अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी पर फ़ोर्सफुली कब्ज़ा करता है, हुँ, हुँ। तो क्या हम कंप्लेंट कर सकते हैं? और अगर कंप्लेंट करते हैं और अगर पुलिस वाला नहीं फ़ाइल करता है, तब क्या प्रावधान है कानून में? हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये प्रॉपर्टी के मैटर्स जो रहते हैं, जी, वो यूजुअली सिविल मैटर्स में आते हैं। लेकिन अगर कोई फ़ोर्सफुली कब्ज़ा कर रहा है,
और डर और दबाव से कर रहा है, तो इसमें बहुत सारी मतलब अगर इस तरीके की सिचुएशन है, जैसे यूजुअली आप गाँव में भी देखते हैं, तो इसमें फिर जो है आपकी आईपीसी की कुछ धाराएँ भी इन्वोक हो जाती हैं। तो वो आप 100% पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। उनका ये जितने भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन और ट्रेसपासिंग, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होते हैं जी। और पुलिस बाउंड होती है उस पे एफआईआर रजिस्टर करके एक्शन लेने के लिए। किसी कारण से सामने वाले का कुछ अप्रोच है, किसी भी उससे नहीं करती, तो आप एसपी को भी लेटर लिख सकते हैं, या फिर वो स्टेप भी अगर आपको स्किप करके जल्दी से निराकरण चाहिए, तो आप एक प्राइवेट कंप्लेंट वहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने कर सकते हैं। ओके। तो वो संज्ञान लेगा और वो मजिस्ट्रेट के ऊपर या तो खुद संज्ञान लेगा या लेगी, या वो पुलिस को डायरेक्ट करेगी जी। कि आप इस पे एक्शन लो। ये अपने पास रहता है। इसके अलावा जब वो क्रिमिनल पार्ट उनने हैंडल कर लिया, मान लो कोई कब्जे में आ गया ये वो, तो उसको जी। जो भी पुलिस का करना है, जो भी कानून में प्रावधान है, उसके बाद जब ये चीज़ हट गई, तो फिर आपको सिविल सूट से, अगर आप उसमें टाइटल में कुछ डिस्प्यूट है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो तो सिविल सूट से ही चीज़ होगी। इसके अलावा एक अगर कब्जे में कर लेते हैं और आपको आपके मतलब ज्ञान के बिना कब्जे में कर लेते हैं, आप कुछ समय बाहर गए, तो आप एक, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं जो अपने यहाँ, तो आप एक एमपीएलआरसी की धारा 250 की कार्यवाही भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको तहसीलदार को रिपोर्ट करना रहता है और आपको ये दर्शाना रहता है कि भाई हम पहले कब्जे में थे, जो भी जी। प्रूफ आप लगाएं। जी, बट बिल्कुल। जो टाइटल है प्रॉपर्टी का, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो हमेशा सिविल सूट से ही डिसाइड होता है। जिला न्यायालय या आपका जो न्यायालय, व्यवहार न्यायाधीश, ये जी। यही डिसाइड करते हैं। ओके। अब हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि कोई प्रॉपर्टी अगर हम खरीदते हैं तो सिलसिलेवार किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत देखिए, अगर मान लीजिए ये आपने प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया कि आप 30 साल का रिकॉर्ड देख के और वो सब आपने प्रॉपर्टी ले ली, अब वो जी। आपकी हो गई। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपने मान लीजिए लैंड, अगर स्ट्रक्चर ही लिया है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अपन बात कर रहे हैं जो यूजुअली जो लोगों को कन्फ्यूजन होता है लैंड से रिलेटेड। जी। अगर आपने लैंड का पीस कुछ लिया है किसी से, है ना, या तो एग्रीकल्चर है कोई भी, सबसे पहली चीज़ आती है कि आप उसका सीमांकन करा लें। जी। सीमांकन करा के उसकी फेंसिंग लगवा लें। हम्म। फेंसिंग जब आपने लगवा ली है उसकी, उसके बाद आप, जब वो चीज़ होगी, उसके बाद आप म्यूटेशन कर, अक्सर लोग म्यूटेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। म्यूटेशन मतलब नाम परिवर्तन। जी। नाम परिवर्तन की कार्यवाही कर लें, उसमें नाम परिवर्तन करा लें और फिर आप आराम से बैठें। जब आपने उसकी फेंसिंग लगा ली है और नाम अपने नाम करवा लिया है, जी। तब वो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं कि वो अब इसमें कुछ इशू होगा नहीं। जी, म्यूटेशन और रजिस्ट्री में क्या फ़र्क है? न रजिस्ट्री तो हर व्यक्ति करा लेता है, फिर नाम परि उसमें तो नाम आ जाता है। रजिस्ट्री इज बेसिकली रजिस्ट्रेशन फीस ऑन स्टाम्प ड्यूटी, जो आपको प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लगती है, जी। डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो प्रॉपर्टी है वो आपको टाइटल जो है वो आपको एक डीड से ही मिलता है। सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत, इनहेरिट, जो भी है, मतलब जी। इनहेरिटिंग में तो खैर आपका वो बस नाम वो कराना है, सर्टिफिकेट दिखा के करना था, वो अलग है। बट सेल डीड, गिफ्ट डीड, आपका विल, वसीयत, ये रजिस्टर्ड और अगर पुख्ता हैं, तो आपका टाइटल आपके उसमें आता है। ओके। जब टाइटल कोई राइट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो भाई आपको स्टाम्प ड्यूटी लगेगी और स्टाम्प ड्यूटी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, जिसको यूजुअली लोग रजिस्ट्रेशन को, इस पूरी प्रोसेस को जी, रजिस्ट्रेशन कहते रजिस्ट्री हैं। में हाँ जी। रजिस्ट्री जाके जो अपन कराते हैं, जी, है जी। ना? तो ये उसमें नाम तो होता है ना सर? सर होता है, ये आपका टाइटल क्लियर हो गया। ओके। टाइटल अब आपका क्लियर हो गया, तो ये आपका रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो सब रजिस्ट्रार है, वो वहाँ पे सब चेक करके, मतलब जो यूजुअली जो रहता है कि वो आपको देख के वो रजिस्ट्री कर देगा कि भाई जी। ये प्रॉपर्टी आपकी है। जी। अब ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट, अब जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो होते हैं, वहाँ एक सेपरेट पोजीशन चलती है, प्रोसीडिंग चलती है। हुँ। वहाँ पे आपको नाम चेंज करवाना पड़ता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपनी कंट्री में और अपने ऐसा नहीं होता है कि आपने रजिस्ट्री करा ली तो नाम जी। भी ऑटोमैटिकली चेंज, नाम चेंज करवाने का अलग प्रोसीजर है। वो जी। आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में नाम चेंज कराना पड़ता है। जी। तो ये दोनों चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया, अब जैसे ये हो गया, फिर स्ट्रक्चरल का चीज़ अलग, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जेडीए जो भी उस जी। जगह इन्वॉल्व होगा, जी। स्ट्रक्चर का अलग लॉ चलता है, लैंड ओके। रेवेन्यू का अलग चलता है, रजिस्ट्री एक अलग चीज़ रहती है। ये ऐसा डिस्क्रीट करके डिस्क्रिशन आपको समझना चाहिए इसका। जी, बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली जनता ये नहीं जानती है, वो सोचती है रजिस्ट्री करवा ली मतलब अब ये चीज़ हमारे नाम हमारी हो हो गई। गई, हाँ, हाँ। जी। निश्चित तो आपकी हो गई है, लेकिन जी। फिर भी आपको नाम चेंज म्यूटेशन कराना पड़ेगा, कराना। क्योंकि बेचने के समय फिर दिक्कत आती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बताइए कि चेक के माध्यम से यदि कोई पेमेंट करता है और वो बाउंस हो जाता है, तो उसके लिए कानून में क्या व्यवस्था है? तो ये जो ऑफेंस है, ये सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर्ड है। जी। इसमें आप अगेन मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 200 की कंप्लेन करते हैं
है ना? और चेक बाउंस होने के 30 जब वो बाउंस हो गया, तो 30 दिन के अंदर जी, आपको एक लीगल नोटिस भेजना रहता है अपने वकील के माध्यम से उस पार्टी को। जी, और लीगल नोटिस जब उसको डिलीवर हो जाता है, उस दिन से उसको 15 दिन की मियाद मिलती है, या तो वो मना करेगा या तो जमा करेगा या कुछ भी नहीं करेगा। जी, और उसके 15 दिन के बाद अगले 30 दिन के अंदर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में केस दायर करना रहता है उसके खिलाफ। जी, तो ये कानूनन प्रावधान है, चेक बाउंस अगर हो जाता है। और जी, चेक बाउंस भी 2 कारण, अगर मतलब 2 मेन कारण से, या तो उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था या उसने स्टॉप पेमेंट का कुछ वो कर दिया था। जी, तो इसमें चेक बाउंस का केस, कभी साइन गलत हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उससे नहीं, वो बस इसलिए वापस आ जाता है कि साइन वो कर लो। तो इस चीज़ का भी काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते हैं। जी, अकाउंट में रुपए कम होना चाहिए या उसने इंस्ट्रक्शन देके मना करना होना चाहिए, जी, तब जाके चेक बाउंस का केस दायर होता है। ओके। ये बताइए कि चाइल्ड कस्टडी पर क्या कानून है? कितने साल के बच्चे को माँ के ही पास रहना होगा या फिर ये पूरी तरह बच्चे के मन पर, उसकी इच्छा पर डिपेंड अभी करता देखिए क्या है कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स फैमिली लॉ से रिलेटेड, ये बहुत डायनेमिक लॉ है। मतलब आप अगर बोलो जितने जजमेंट्स, जैसे अगर वाइफ के फेवर में हो, उतने ही जजमेंट्स आपको हस्बैंड के फेवर में मिलेंगे। बहुत सिचुएशनल होता है। लेकिन फिर भी जो एक थंब रूल जो चलता है वो ये है कि 5 साल का जो बच्चा है या बच्ची है, है? जी, वो उसको जनरली माँ के अंडर ही करते हैं। नेचुरल गार्डियन फादर कहलाता है, लेकिन जी, फिर भी 5 साल मदर के अंदर, मदर के अंडर ही वो रहेगा चाइल्ड। जी, और बिकॉज इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, अनलेस द मदर इज in any way as per the discretion of the judge, she is unfit either by character or by anything, तो वो मदर के वो उसमें ही रहता है। जी, और 9 साल अपने आप पे यूजुअली मानी गई है कि उसमें डिस्क्रिशन, पहले 12 थी अब 9 हो गई है, कि उस पे डिस्क्रिशन आ जाता है बच्चे में कि वो डिसाइड कर सकता है कुछ सवाल पूछ के। जी, प्लस ये भी 9 साल एकदम फिक्स्ड नहीं है, वो जज जब बात करते हैं, जब केस लगता है, तो वो उसका मेंटल मैच्योरिटी बच्चे का समझते हैं। जी, तो इट इज़ वेरी, द लॉट ऑफ पावर आर वेस्टेड इन द जज इन एवरी फैमिली मैटर्स। जी। ये बताइए सर कि डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस पर क्या प्रावधान है हमारे कानून में? किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस नहीं दिया जाता? तो मेंटेनेंस का जो मेन अपना लॉ है, ये गवर्न होता है 125 सीआरपीसी से। जी, इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 भी है, अगर आप हिंदू हैं तो वो भी, वाइल फाइलिंग अ डिवोर्स केस एज एन इंटरिम एप्लीकेशन, बीच में आप वो चीज़ भी फाइल कर सकते हैं। पर जो मेन प्रोविजन है, जैसे अगर इसकी बात करें, तो वो आपका 125 जो है वो आपकी वाइफ, आपकी चिल्ड्रन जो कि माइनर हैं या अनमेरिड डॉटर, या वो पेरेंट्स जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वो 125 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ कर सकते हैं। जी, ये हस्बैंड नहीं कर सकता, मतलब जो लड़का है वो नहीं कर सकता है। सेक्शन 24 में जो है वो हस्बैंड भी कर सकता है, अगर वो हिंदू है तो, अगेन कि वो आप उसमें अगर आप कमा नहीं रहे हैं, तो आप वाइफ से भी मेंटेनेंस के लिए ले एप्लीकेशन सकते हैं। लगा सकते हैं। जी, जी, कौन देने का, इसमें मतलब आपने जैसे बोला कि कौन देगा कौन नहीं देगा, अगर ये प्रूव हो जाता है कि कोई भी, जैसे वाइफ इन द सेंस कि शी वाज लिविंग एन एडल्टरस लाइफ, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो वो मॉरली चेस्ट नहीं थी, या कुछ इश्यूज ऐसे थे कि जैसे मारपीट और ये सब वाइफ करती थी या कुछ ऐसा, तो उस प्रूवन सिनेरियो में मेंटेनेंस नहीं होगा, या वो अपने रहते हुए बहुत सारे अलग अलग इसमें क्लॉज जी, हैं। जी। शादी रहते हुए उसने दूसरी शादी कर ली, हुँ, किसी और के हुँ, साथ सेटल हो गई, हुँ, या हुँ। कुछ भी ऐसी चीज़, तो उसमें वो हकदार नहीं होती है। सेम इज़ फॉर सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें भी ये सेम चीज़ रहती है। हुँ, हुँ। जहाँ तक आपकी इसकी बात है कि कितना मेंटेनेंस बनता है, ये अगेन सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। जनरली आजकल अपने एमपी में ये होने लगा है कि आय प्रमाण पत्र एक फॉर्म आता है, तो वो पहली कुछ प्रोसीडिंग्स में आपको, पहली दूसरी प्रोसीडिंग में आपको भरना पड़ता है कि आप कितनी आय डिक्लेयर करना पड़ता है ऑन एफिडेविट, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप वर्किंग हो। जी, तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। इंटरिम मेंटेनेंस एक चीज़ होती है कि अगर जब तक केस चल रहा है, जब तक फाइनल अमाउंट डिसाइड नहीं होता, तब तक आप पे करो। जी, ये सेक्शन 24 भी उसी चीज़ से डील करता है। और आपका जो 125 है सीआरपीसी, तो जी, इसमें भी ये चीज़ है। यूजुअली जो एक मापदंड चलता है, वो भी कोई फिक्स नहीं है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, बट इस पे रहता है कि जो वाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड था जस्ट बिफोर लीविंग द मैट्रिमोनियल होम, उस हिसाब से उनको मेंटेन करना अनिवार्य है। और हस्बैंड का 25% जो इनकम जो रहता है, वो यूजुअली उस क्राइटेरिया पे चलता है इंटरिम मेंटेनेंस पे। बट आए दिन इसमें बहुत संशोधन होते रहते हैं, और ये जी, बहुत सिचुएशनल चीज़ है। ओके। डोमेस्टिक वायलेंस अगर प्रूफ हो जाता है तो हम्म। सज़ा का क्या प्रावधान है?
तो डोमेस्टिक वायलेंस में भी अलग अलग सज़ाएं होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर हस्बैंड के या उसके रिश्तेदारों ने किया है, उनको भी साथ में मार पीट करी है, स्त्री धन नहीं दिया है, तो क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अकेले मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कुछ एक वो होगा, उसके अंतर्गत मतलब वो एक सेपरेट केस दायर होते हैं, बट अगेन दे आर रेड विद जो सेक्शंस रहते हैं वो आईपीसी और इनके साथ रीड होते हैं। और कॉमन जिसमें क्या रहता है कि अलग अलग जो ऑफेंस रहते हैं उनके अलग अलग सज़ाएं रहती हैं, 3 साल 5 साल सज़ा, फाइन की, ये सब जो चीज़ें हैं वो कॉमन वो रहती हैं। और ये जी कॉग्निजेबल ऑफेंस यूजुअली रहते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जो पुलिस जिनका संज्ञान फर्स्ट हैंड ले सकती है। जी तो अलग अलग ऑफेंस की अलग अलग सज़ाएं रहती हैं इसमें। जी। कई बार ये केस झूठा भी होता है, हम्म। तब कानून में क्या प्रावधान है? देखिए अनफॉर्चुनेटली अगर ये डिसप्रूव होता है केस, जी तो इसका कुछ सामने अगर मान लीजिए लड़की ने लगाया है जी और ये गलत साबित होता है, तो लड़की के खिलाफ कुछ एक्शन ऐसा नहीं है। वो फिर सामने वाला चाहे तो वो लगा सकता है कि मेंटल क्रूअल हरासमेंट हुआ या हम्म। डिफेमेशन का केस लगा दे, तो उसके ऊपर है। पर ओके। ऐसा नहीं है कि अगर डिसप्रूव हुआ तो जी उनके ऊपर कुछ एक्शन लेगी कोर्ट, ऐसा नहीं है। जी डिसप्रूव हुआ तो डिसप्रूव हुआ, कोर्ट सामने वाला को जाना है अपील में या रिवीजन में, जिसमें भी वो हायर कोर्ट में जा सकता है, उसकी मर्जी है। जी जी जी। पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चों का कितना अधिकार है? क्या कानून में इसको लेकर कोई संशोधन भी किया गया है अभी? इसमें देखिए 2 किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड और एक होती है एंसेस्ट्रल। जी दोनों के कानून अलग चलते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो थर्ड जनरेशन से एक्टिव हो जाती है। जैसे आपके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर ने कोई प्रॉपर्टी कमाई, जी उसके बाद आपके ग्रैंडफ़ादर के पास आई, फिर आपके फ़ादर के पास आई। बिल्कुल। अब उस प्रॉपर्टी का जो और वो इस पूरे समय पे वो इस प्रॉपर्टी का विभाजन नहीं हुआ है, पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स नहीं हुआ है, वो डिवॉल्व होके आ रही हम्म। है ना? और अच्छा खासा मतलब सब चल रहा है। तो इस सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रूप ले लेंगी। सो देन इट बिकम्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और इसका कानून थोड़े अलग चलते हैं। एट द सेम टाइम अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जैसे अगर हिंदू आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी कहीं पर अगर इसमें कहीं पे भी विभाजन हो जाता है, तो इसका जो है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड हो, अगर कोई फादर इंटरस्टेट मर रहा है, मतलब इंटरस्टेट मतलब बिना वसीयत के जी अगर उनकी डेथ हो रही है, जी। तो लीगल एयर्स जो उनके हैं, बच्चे की बात नहीं हो रही, लीगल एयर्स। और ये अपने इंडियन सक्सेशन एक्ट में पूरा दिया, क्लास 1 लीगल एयर कौन होते हैं, क्लास 2 कौन होते हैं। जी तो क्लास 1 लीगल एयर में ये चीज़ बराबर डिवाइड होगी। तो उसमें तमाम लिस्ट है, उसमें बीवी भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, जी तो इनमें इक्वल डिवाइड होगी। और अक्सर लोगों को जो डाउट होता है कि क्या लड़कियां भी इसकी हकदार हैं, जी बिल्कुल। तो वो ईयर 2005 के बाद से इवन गर्ल्स आर इक्वली एंटाइटल्ड फॉर देयर फादर्स प्रॉपर्टी। तो ओके। इक्वल क्लास लीगल वन एयर में ये इक्वली डिवाइड होगी, अगर उनके जो फादर हैं वो बिना विल के उनकी डेथ हुई है तो। जी और आप। वसीयत पे तो वसीयत फिर जैसा जिससे वसीयत पे जैसा लिखेंगे वैसा लिखते हैं। जी, जैसा आपने बताया कि बेटियों को भी इक्वली डिवाइड होगी, हम्म। तो क्या पेरेंट्स को रखने का जो एक दायित्व है, हम्म। वो भी क्या इक्वली होगा बेटों के बिल्कुल बराबर, बेटियों बिल्कुल को भी? बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसा चाहें वो बिल्कुल। आप जी मतलब इस सिनेरियो में एटलीस्ट जी वो दे आर एज गुड एज मैन। वो अपने पेरेंट्स को रख भी सकती हैं, उनका जो मतलब जैसा एक मेल का है वैसे ही एक फीमेल का है। ये इक्वली दोनों में इक्वली, बिल्कुल बराबर। बिल्कुल जी। बिल्कुल। बुजुर्ग माता पिता को बेघर कर दिया जाता है जब, तो बच्चों द्वारा तो उनके क्या अधिकार है? देखिए ये बेघर मतलब ये एक्चुअली में ये जैसे आपने एक सिनेरियो बताया। अब बेघर के भी बहुत सारे, जैसे प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, तो अलग अलग चीज़ें रहती हैं। ओके। बहुत अलग अलग सूट्स रहते हैं। जैसे बेघर कर देना कि अगर मान लीजिए घर यानी किसके अपने नाम। साथ बच्चों को नहीं, अपने पिता माता को नहीं रख रहे तो एक तो हैं? जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 125 सीआरपीसी जी है। जी अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो दीज पेरेंट्स कैन फाइल अ केस ऑफ 125 अगेंस्ट देयर सन। जी और यूजुअली मतलब जैसे और भी तमाम केसेस भी इसमें उठते हैं। जैसे मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी उनके नाम पे है, पाप पिताजी के उस पे, और वहीं से वो कर रहे हैं, तो वो एक अलग से सिविल सूट भी लगा जी सकते हैं। जी जी तो ये सब प्रावधान होते हैं। जी। पर हर बार ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स ही विक्टिम हो, हम्म। कई बार बच्चे भी होते हैं, तो इस पे क्या कानून है? इस पे भी देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें, सो अगर आप माइनर हैं
तो आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है अगर, जी। तो वो विदाउट डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन के कोई नहीं मतलब वो आपका केस ये सब जो है आपका अफेयर, तो आपके वो हैंडल करेंगे, आपके मेजर जो पेरेंट्स हैं या जो भी आपके केयर टेकर है वो हैंडल करेंगे। लेकिन वो भी आपके नाम की प्रॉपर्टी अगर आप 18 से कम के हैं या माइनर हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी बिना डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन के नहीं बेच सकते हैं। ओके। ये एक प्रोविज़न सेफगार्ड है। और जैसे वो मैच्योर होते हैं बच्चे, जी। तो उसके बाद फिर जो यूजुअल कानून है जो सबके उसमें, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो कोई हो, अगर कोई कानूनन अपराध करता है या कोई मार-पीट ऐसा कुछ होता है, तो जो जी। रेगुलर कोर्स में जो केस सेक्शंस हैं वो सब पे लागू होते हैं। ओके। हम वापस बच्चों की कस्टडी पर आते हैं कि अगर वो कौन-कौन सी रीज़न से जब कस्टडी वापस ली जा सकती है? मेंटल अनस्टेबिलिटी जी। है, काफ़ी सारे वो पूरा जी। एनलिस्टेड है। जी। अनचेस्ट मतलब जो कैरेक्टर अगर आप बोलो कि किसी भी तरीके से सोसाइटियल नॉर्म्स के हिसाब से कैरेक्टर या जी। पिता का या माँ का नहीं सही है, हुँ, तो फिर हुँ। कस्टडी चेंज कर जा सकती है। उसके बाद अपना जो फाइनेंशियल वो रहता है कि कौन किसको कितना मेंटेन कर पाएगा, किस लिविंग स्टैंडर्ड से दे सकता है। जी। तो बेसिकली जो भी आप समझ लो कानून में तो बहुत ग्राउंड है जो एथिकल ग्राउंड्स हैं। एक तो आपका हो गया मेंटल अनस्टेबिलिटी, और एक आपका जो हो गया कैरेक्टर, जी। कि आपकी कैसा क्या रेपुटेशन और आपका किस चीज़ पे क्या प्रूव हुई है, क्या डिस्प्रूव हुई है। तो उस बेसिस पे अगर वो चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो किसी और को भी कस्टडी दी जा सकती है। पर जी। अपना कंसेप्ट जो इंडिया का उसमें है वो अक्सर किसी को कस्टडी दी भी जाएगी तो ऐसा नहीं करते हैं यूजुअली 90% ऑफ द केस में कि मिलना भी वर्जित कर दें, ओके। है ना? तो ये चीज़ें रहती हैं। जी। अब कुछ अलग हटके सवाल कि आप एडवोकेट हैं, तो हुँ, आपके ज़ाहिर है दोस्त भी एडवोकेट होंगे। हुँ। तो कोर्ट रूम के बाहर और कोर्ट रूम के अंदर किस तरह से आप उन्हें डील करते हैं? देखिए, ये बिल्कुल अंडरस्टूड सी फैक्ट है। हम लोग का जब ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि अक्सर लोग जो क्लाइंट रहते हैं, वो देखते हैं कि भाई कोर्ट से बाहर निकल के आप उनसे अच्छे से बात कर रहे थे, मतलब क्या आप मतलब मिल तो नहीं गए हैं उनसे? हाँ, उन्हें एक डर। डर रहता है। जी। तो इसमें ये है कि भई जब हमारे अपोज़िट में कोई खड़ा है, तो वो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अब हम अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट गार्ड करें। उसमें बहुत कभी-कभी बहसबाज़ी भी हो जाती है, जी। बहुत गरमा-गरमी बहस हो जाती है, कभी बहुत उस टाइप का। लेकिन अगर आप सेंसिबल मतलब जो 90% ऑफ द केस में अगर आप सेंसिबल वकील हैं, है ना? और सब मतलब आप अपने उसमें तो बाहर निकल के वो हँसी-मज़ाक रहता है, वो अंडरस्टूड रहता है। और देखिए इंसान का नेचर है कहीं न कहीं मेबी ग्रज रखते होंगे पता नहीं, लेकिन शो में तो बिल्कुल हँस के ही होता है। जब कोर्ट से बाहर निकले मतलब बाहर निकले। और जी। वो जो हम जो लड़ते जो बहसबाजी होती है, वो तो अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट गार्ड करने के लिए होती है, पर वो हमें आपस में दुश्मन नहीं बना देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। एक सवाल और मैं पूछूँगी हुँ। कि कई बार केस ऐसा होता है कि हमें पता है कि हम गलत चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो कैसा फ़ील होता है यानी आप? अ, देखिए क्या है ये बड़ा परसेप्शन वाला चीज़ है। जी। मेरे को जो इस प्रोफ़ेशन में समझ में आया है वो ये है हुँ। कि 100% कोई सही और 100% कोई गलत होता ही नहीं है। जी। चाहे प्रॉपर्टी के मैटर्स हों, चाहे मैट्रिमोनियल मैटर्स हों, जी। इवन मनी मैटर्स में क्या रहता है, बिज़नेस वर्ल्ड जो है, जो हमारे बिज़नेस साइड के दोस्त हैं, वो ये जी। सब चीज़ें जानते हैं कि बिज़नेस भी बहुत सारा मौके मतलब बोली पे चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रस्ट पे आफ्टर अ जी। सर्टेन व्हाइल वो ट्रस्ट पे चलता ही है। हर चीज़ लिखित नहीं होती, लेकिन अब क्योंकि सामने वाले से कुछ कलेश ये हो गया है कि उसको फँसाना पड़ेगा, हुँ, तो हुँ। थोड़ा-सा मतलब अब ये चीज़ है कि आपको उस हिसाब से स्मार्टली, अब मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि आप झूठ बोल रहे हो, जी। लेकिन एक अच्छा वकील उसको स्मार्टली ड्राफ्ट ऐसा करेगा हुँ, हुँ, कि हुँ। उसको वो एक ऑफ़ेंस के एम्बिट पे ले ले। अब जैसे जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिमोनियल केसेज़ होते हैं, उसमें कई-कई बार क्या होता है कि एक लड़की, एक एग्ज़ाम्पल हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल, एक जी। लड़की दिन भर के टॉन्ट से परेशान हो गई है कि उसको सडनली ये समझ में आ रहा है कि उसको दबाया जा रहा है, उसको करियर में कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। वो इन सब चीज़ से परेशान हो गई है और उसको निकलना है इस सब चीज़ से। लेकिन उनके इन-लॉज़ ने कोई ऐसा ऑफ़ेंस नहीं किया है जो एज़ पर आईपीसी हुँ, या हुँ। एज़ पर अदर एक्ट्स कोई ऑफ़ेंस हो। तो वो वकील के पास आएगी, तो हुँ। वकील जो चीज़ें ड्राफ्ट करेगा तो वो थोड़ा-सा हो सकता है कि बढ़ा-चढ़ा के ड्राफ्ट करे। जी, जी, जी। बट दैट इज़ जस्ट टू ये काम है। काम है, मतलब उसको आप ये नहीं बोलेंगे कि मतलब वो झूठ है या कुछ वो जी, है। जी, जी। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी के भी मैटर्स हैं, अगर 2 भाइयों की अक्सर मतलब अनफॉर्च्यूनेट है, बट जैसे 2 भाइयों के बीच में काफ़ी प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं हम जी, लोग के शहर में भी। जी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग पे चल रही होती थी। जी। एकदम से कोई एक ने अगर अपना जैसे बोलो कि अपना अपना ए एरिया का वो खींचा कि हमें अब ये करना है, वो करना है।
अब उसको हमें केस के दायरे उस पे लाना है, तो हमें काफ़ी चीज़ें जो चीज़ है इतनी है उसको इतना बना के दिखाना पड़ेगा ताकि वो लीगल है, क्योंकि लॉ में आपके पर्सनल ग्रजेस का कोई वो नहीं है। बिल्कुल। आपने अगर कोई लीगली गलत किया, जैसे लॉ में रिवेंज का कोई वो नहीं है हुँ, हुँ। कि आपने मारा तो मैं भी मारूँगा या हुँ, हुँ, फलाना-ढिमका। हुँ। मतलब जी, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर पर्सनल ग्रज पे लॉ नहीं चलता है। जी, आपको उससे बदला लेना है तो लॉ में कोई प्रावधान नहीं है। जी, जी, लीगली गलत हो रहा है आपके साथ, तो आपको वो चीज़ का लॉ गार्ड करेगा। तो जी, इसलिए आपको लीगल एम्बिट में कुछ चीज़ों को लाने के लिए थोड़ा-सा अलंकृत करना पड़ता है अपनी ड्राफ्टिंग जी। को। तो सार्थक जी को नींद आ जाती है रात में सुकून से? मतलब मुझे तो आ जाती है क्योंकि मेरा जी। परसेप्शन अबाउट राइट एंड रॉन्ग हैज़ चेंज्ड अ लॉट। जी, बिल्कुल। तो एक और पर्सनल सा सवाल आपसे जी, जी। पूछूँगी कि कई बार केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ऐसे में टेंशन होना स्वाभाविक है। हुँ, हुँ। तो मेंटल पीस के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, मैं तो पर्सनली स्पीकिंग मैं मतलब आई एम इनटू योगा, आई एम इनटू फ्यू अदर थिंग्स, मैं म्यूज़िक में भी हूँ, जी, आई एम इनटू मार्शल आर्ट्स, आई एम इनटू अ लॉट ऑफ को-करिकुलर थिंग्स जी। व्हिच कीप्स मी एट बे मेंटली, बिकॉज़ ये काफ़ी डार्क एंड स्केची प्रोफ़ेशन भी हो सकता है और इस पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहती है। मतलब आपके लिए वो एक केस है, बट किसी की प्रॉपर्टी, मतलब मेरे ख्याल से बिल्कुल, कोई इंसान अपने शरीर के बाद अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो अपनी संपत्ति से करता बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? और अगर किसी का मान लीजिए जैसे मैट्रिमोनियल मैटर है, तो किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो एक्चुअली आपका बर्डन भी आप पे डालते हैं। हुँ, हुँ। कभी-कभी बहुत अनरियल एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि आप ऐसा करके ये कर दो, आप सज़ा दिलाओ, भई हम कानून के हिसाब से चल सकते हैं। तो हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहती है, प्रेशर बहुत रहता है, जी। डेडलाइन्स बहुत रहती हैं, डे टू डे केसेस लिस्ट होते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। बट मैं थोड़ा-सा इसलिए मतलब मेरे अपनी हेल्थ के लिए मैं थोड़ा अलग मिज़ाज का भी ऐसा हूँ कि जैसे आई हैव इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, मेरे वीकेंड्स में मैं फ्रेंड्स के साथ वो कर लेता हूँ। आई एम अ बिग नेचर लवर पर्सन, तो मैं साइक्लिंग या ऐसा कुछ फ़िटनेस के उस पे मैं साइक्लिंग या जॉगिंग कहीं चले जाता हूँ। मैं योगा एक मेडिटेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो चीज़ मेरे को हेल्प करती है। तो तरीके हैं टू कि बाल बचे रहें और इस प्रोफ़ेशन में भी रहें, ऐसे तरीके तो हैं मेरे जी, पास। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में जी, आने के लिए थैंक यू, और थैंक यू। हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। जी, जी, जी। तो ये थे सार्थक श्रीवास्तव जी जिन्होंने कानून की बारीकियों से हमें अवगत कराया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एडल्ट्री है और कस्टडी से रिलेटेड काफ़ी सारे बिंदुओं पर हमसे चर्चा की है विस्तृत रूप से। तो इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।